स्टूडेंट, अधिकतर बच्चों की समस्या रेखागणित में होती है। अधिकतर बच्चों की समस्या रेखागणित में होती है। अगर आपको रेखागणित कहीं से भी किसी भी तरह से नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अगर रेखागणित में बहुत ही कमजोर हैं, आपको रेखागणित पढ़ने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है, तो आज आप ये वीडियो देख लीजिए। आपको रेखागणित में इंटरेस्ट भी आ जाएगा और रेखागणित को आप बहुत ही अच्छी तरह से और आसानी से पढ़ सकते हैं। और यदि आप हाई स्कूल में हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के बच्चों के लिए। तो रेखागणित के लिए आप जो एक बड़ी समस्या बन हुई आपके लिए, उस समस्या से निपटने के लिए हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं। और ये वीडियो है कोणों एवं आकृतियों के प्रकार। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद से आप इसे समझिए। जैसे कि रेखागणित जियोमेट्री पार्ट 2 हम लेके आए थे, सॉरी जियोमेट्री पार्ट 1 लेके आए थे। रेखागणित का भाग 1 लेके जब हम आए थे तो वहाँ आपको हम बताए थे रेखागणित के बेसिक चीज़ों के बारे में, और शुरुआत किए थे जड़ से, बिंदु से शुरू किए थे कि बिंदु क्या होते हैं, रेखा क्या होते हैं, रेखाखंड क्या होते हैं, किरण क्या होती है, कोण क्या होते हैं और आकृति क्या होती है। ये हम पार्ट 1 में बता दिए हैं। अगर ये सब नहीं जानते हैं आप तो हमारे चैनल पर जाके और पार्ट 1 देखिए इसका, वहाँ पे आपको क्लियर इसका जड़ मालूम हो जाएगा। आज हम जानेंगे विशेष तौर पे कोणों एवं आकृतियों के प्रकार के बारे में। ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अगर जान गया तो फिर रेखागणित में आपको कोई फेल नहीं कर सकता है और रेखागणित आपके लिए किसी भी तरह से समस्या पैदा नहीं कर सकती है। इसीलिए आप ध्यान से इसे देखिएगा कि कोणों एवं आकृतियों के प्रकार कितने कितने होते हैं और किस प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोणों के प्रकार के बारे में। कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार, ठीक है। तो हम जानते हैं कोण निम्न प्रकार के होते हैं। कोण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला शून्य कोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा अधिक कोण, सॉरी समकोण, चौथा अधिक कोण, पांचवा सरल या ऋजुरेखी कोण, सरल या ऋजुरेखी, ऋजुरेखी मतलब होता है कि सीधी, सरल या ऋजुरेखी कोण। पांचवा छठवा वृहत कोण और सातवां संपूर्ण कोण। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, मेन चीजें नोट कर सकते हैं। शून्य कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ये 7 प्रकार के कोण होते हैं मुख्यतः। तो आप इन कोणों को जान लीजिए कि कोण होते क्या हैं। सबसे पहले आप जानिए शून्य कोण के बारे में। शून्य कोण किसे कहते हैं? सबसे पहले आपसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो सोचते हैं कि शून्य कोण भी होता है। हाँ, शून्य कोण होता है। शून्य कोण कैसे बनता है ये शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो अगर आप जानते नहीं हैं कि शून्य कोण कैसे बनता है तो आज हम बताएंगे आपको कि शून्य कोण क्या होता है और कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, शून्य कोण होता क्या है। सबसे पहले तो आपको बताया गया इसके पार्ट 1 में कोण कैसे बनते हैं। कोण तभी बनते हैं जब 2 या 2 से अधिक रेखाओं का एक एक शीर्ष ज्वाइंट करें। 2 या 2 से अधिक रेखाओं का एक एक शीर्ष ज्वाइंट करेगा तो कोण बनेगा। मान लीजिए कि ये रेखा है और एक रेखा ये है, तो ये कोण कब बनेगा? मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये रेखा ये मार्कर हो गया, ये वाला रेखा ये मार्कर हो गया। अब ये कोण कब बनेगा? तो आप जानते हैं कि रेखाखंडों के 2 शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ये है, एक शीर्ष ये है, इसमें एक शीर्ष ये है और एक ये है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं डी, इसको मान लेते हैं ई। तो ये आपके सामने रेखाखंडों के 2-2 शीर्ष हो गए। अब आप जानते हैं कि कोण तभी बनेगा जब इनका एक एक शीर्ष ज्वाइंट करेगा, सिर्फ एक एक शीर्ष। अगर दोनों शीर्ष ज्वाइंट कर जाएगा तो वहां पे शून्य कोण बन जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए कि इसका बी शीर्ष और इसका डी शीर्ष जुड़ रहा है। सपोज कर लीजिए ये ए है, इसका ये वाला शीर्ष ए और ये इसका ये वाला बी और इसका ये वाला शीर्ष डी यहाँ पे है, इसका ये वाला शीर्ष यहाँ पे ई है। अब यहाँ इसका ये शीर्ष यहाँ डी जुड़ गया, इसका ये शीर्ष यहाँ पे ए जुड़ गया, बी जुड़ गया, ये वाला शीर्ष बी जुड़ गया। तो ये दोनों शीर्ष जब जुड़े हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट बन रहा है ना, तो ये ज्वाइंट ही कोण है। ज्वाइंट क्या है? कोण है। इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं,
ये ए हो गया, ये डी वाले का हम यहाँ पे डी जोड़ देंगे लाके, डी यहाँ पे जोड़ दे लाके, और यहाँ पे ई हो जाएगा। तो यहाँ भी कोण बन रहा है, ज्वाइंट बन रहा है ना, ये कोण बन रहा है। अब चूंकि बी और डी एक के ऊपर एक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो सिक्के हैं और सिक्के के ऊपर सिक्का रखते हैं, यही मार्कर है, इसके ऊपर मार्कर रख दिए, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये बी के ऊपर डी है, यानी दोनों बिंदु क्या है, संपाती है। तो हम यहाँ पे बी बराबर डी मान लेंगे, बिंदु बी बराबर बिंदु डी मान लेंगे। फिर यहाँ पे या तो बी लिखेंगे या तो डी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे बिंदु बी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे बी बराबर डी, यानी बी और डी दोनों बिंदु एक ही पे हैं, तो हम यहाँ पे डी हटा लेते हैं, बी मान लेते हैं, दिख रहा है। तो यहाँ पे बिंदु बी पे क्या हो रहा है, कोण बन रहा है, क्योंकि ज्वाइंट यहाँ पे बन रहा है, इसका एक सिरा इसका एक सिरा मिलकर कोण बना रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे इसका ये सिरा और इसका मिलकर यहाँ पे कोण बना रहे हैं। तो ये हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि कोण इस प्रकार बनते हैं। कैसे बनते हैं, किसी भी रेखा के दो शीर्ष मिलेंगे, दो शीर्ष, ये शीर्ष, कोई दो शीर्ष, जैसे ये रेखा है, मान लीजिए दोनों मार्कर का रेखा है, तो इसका एक शीर्ष ये और इसका एक शीर्ष ये, जब ये मिलेंगे ना, चाहे ऐसे मिले, चाहे ऐसे मिले, चाहे ऐसे मिले, पर ये एक एक शीर्ष ज्वाइंट रहेगा तभी कोण बनेगा। ये दूसरा शीर्ष क्या रहेगा, दोनों का स्वतंत्र रहेगा। देखिए इसका ये वाला शीर्ष अलग है, ये वाला शीर्ष अलग है, लेकिन ये और ये शीर्ष यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रेखा से जब कोण बनता है तो उसका एक एक शीर्ष ऐसे ज्वाइंट रहता है, ऐसे ज्वाइंट रहता है। लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है, शून्य बन रहा है, नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बन रहा है, चाहे यहाँ पे 80 बन रहा हो और यहाँ पे 180 बन रहा हो, पर कुछ ना कुछ यहाँ कोण बन रहा है। पर हम बात कर रहे हैं शून्य कोण की। ये शून्य कोण कब बनेगा, तो शून्य कोण बनने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब रेखाओं के दोनों शीर्ष, ये रेखा है ना, ये मार्कर एक रेखा हो गया, ये दो हो गया, तो इसके तो एक शीर्ष, इसका एक शीर्ष, दो शीर्ष हुआ, इसका एक शीर्ष, दो शीर्ष हुआ, इसका एक शीर्ष जुड़ा हुआ है, तो आपको दिख रहा है क्या हुआ, कोण बना हुआ है। लेकिन अगर इसके दोनों शीर्ष ज्वाइंट हो जाए, इसका शीर्ष इसके ऊपर हो जाए, ये वाला शीर्ष इसके ऊपर हो जाए, जब दोनों शीर्ष एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो वहां शून्य कोण बनेगा। क्या बनेगा, शून्य कोण। क्योंकि नियम कहता है कि अगर ये ए बी रेखा और डी रेखा ऐसे ज्वाइंट ना होकर एक के ऊपर एक हो जाए, ये हो गया ए, ये बी, इसके ऊपर डी रेखा जा रहा है, ये डी रेखा, यहाँ पे हमने डी दिखा दिया, यहाँ पे हमने ई दिखा दिया, ये डी इस पे आ गया, तो ये दोनों को दोनों क्या हो गए, शीर्ष यहाँ पे मिल गए, तो दोनों शीर्ष यहाँ मिल रहे हैं, इसका डी और ए, यहाँ पे इसका ई और ए मिल जा रहा है, यहाँ पे बी और डी मिल जा रहा है, दिख रहा है ना। तो जब रेखाओं के दोनों शीर्ष, अगर दोनों शीर्षों में आपस में संबंध बन जाए, यानी दोनों एक के ऊपर एक हो जाए, तो वहां पे वो रेखाएं क्या होंगी, समपाती हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। और जब समपाती हो जाएंगी तो वहां पे क्या बनेगा, शून्य कोण बनेगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास कोई चीज है, चाहे कापी हो, चाहे कलम हो, चाहे किताब हो, चाहे कुछ भी हो। सपोज कर लीजिए ये दोनों कापियां हैं, ये दोनों कापियां हैं, तो इसमें कितने शीर्ष है, ये देखो तो यहाँ पे एक शीर्ष है, यहाँ पे दो शीर्ष है और नीचे भी शीर्ष है। अब हम कहें कि इनके बीच कोण बनाना है, तो ऐसे कोण बनेगा ना, बनेगा, और ऐसे करते तो ऐसे कोण बनेगा। लेकिन अगर इनको हम ऐसे रख दें, अब ये एक के ऊपर एक हो गए, हो गए ना, एक के ऊपर एक हो गए ना, तब यहाँ पे जीरो कोण बनेगा, इनके बीच क्या बनेगा, जीरो कोण बनेगा, क्योंकि एक के ऊपर एक हो गए। लेकिन अगर इनका एक शीर्ष बाहर कर दे, ऐसे जोड़ दे या ऐसे जोड़ दे, तो यहाँ पे कोण बनेगा। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, हमारे कहने का मतलब ये है कि शून्य कोण तभी बनता है जब दो या दो से अधिक रेखाएं आपस में क्या हो, समपाती हो, अर्थात एक के ऊपर एक हो, तब बनेगा शून्य कोण। अब शून्य कोण और भी बनता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक रेखा है और यहाँ पे एक रेखा है, ये समांतर है, क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखा ये भी है, ये समांतर रेखा क्या है, डी और ई है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। अब हम कहें कि इनके बीच कितना कोण बन रहा है, तो सबसे पहले आप देखिए कि इनके शीर्ष आपस में कहीं जुड़ रहे हैं। इनके शीर्ष, मान लीजिए इसका शीर्ष ए है, इसका शीर्ष बी है, इसका शीर्ष डी है और इसका शीर्ष ई है, तो ये दोनों शीर्ष आपस में कहीं जुड़ रहे हैं,
नहीं जुड़ रहे हैं। जब दोनों शीर्ष आपस में नहीं जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे कोण तो बन ही नहीं रहा है ना। कोण बनने के लिए शीर्ष का जुड़ना जरूरी है, एक शीर्ष का जुड़ना जरूरी है। ये शीर्ष बी और शीर्ष ई मिल जाता है तो कोण बन जाता है, या फिर कोण शीर्ष ई और शीर्ष डी मिलता है तो कोण बन जाता है। लेकिन इनमें से देख रहे हैं कि इसका शीर्ष अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो ये रेखा है समांतर है। क्या है? समांतर है। इनके शीर्ष आपस में क्या है? समांतर है। इनके बीच की दूरी क्या होती है? समांतर रेखाओं के बीच की दूरियां बराबर होती है। तो अब कहें हम आपसे कि रेखा ए बी और रेखा डी के बीच कोई कोण बन रहा है? तो नहीं, शून्य कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? शून्य कोण बन रहा है, क्योंकि इनके शीर्ष मिले ही नहीं है बल्कि समांतर है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर इनके बीच लंब खींचेंगे ना तो इनके बीच लंब यहाँ 90 अंश बनाएगा, पर ये लंब बना रहा है। कौन बना रहा है? लंब। इनके बीच का लंब के ऊपर बन रहा है कोण 90-90, लेकिन इन रेखाओं के बीच में यानी इन रेखाओं के आपस के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, अर्थात ये क्या है? समांतर है। और समांतर है तो समांतर रेखाओं के बीच कितना होता है? शून्य कोण बनता है। इस तरह से आप जान गए होंगे कि शून्य कोण कैसे बनता है। शून्य कोण कैसे बनता है? जब दो कंडीशन है, जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो इनके शीर्ष तो मिलेंगे नहीं, तब भी शून्य कोण बनेगा, क्योंकि कोण बनने के लिए एक शीर्ष जोड़ना जरूरी है। जब समांतर होंगे तो शीर्ष जुड़ेगा नहीं ना, तो शून्य कोण बनेगा। लेकिन जब रेखाओं के दोनों शीर्ष मिल जाए, ये वाला शीर्ष यहाँ मिल गया, ये वाला शीर्ष यहाँ मिल गया, जब रेखाओं के दोनों शीर्ष आपस में मिल जाएंगे तब भी शून्य कोण बनेगा। तो शून्य कोण दो कंडीशन में बनता है, समांतर होने पे और रेखाओं के संपाती होने पे शून्य कोण बनता है। अगला हमारा क्या है? न्यून कोण। न्यून कोण कब बनता है? आप जानते हैं कि ये रेखा है, ये रेखा, और इसके ऊपर एक रेखा और आ गई। अब यहाँ पे कोण बन गया ना, तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए। या ऐसे कर लो ए बी सी। अब आपसे कहें हम कि ये जो कोण बना हुआ है, ये कोण कितने अंश का बना हुआ है? तो आप बोलेंगे कि 90 का तो ऐसे होता है ना, 90 अंश ऐसे होता है, और ये 90 से अधिक हुआ तो थोड़ा रेखा पीछे जाएगी। 90 से अधिक हुआ तो थोड़ा रेखा पीछे झुक गई, ऐसे झुकेगी। लेकिन ये जो कोण बन रहा है ना, ये रेखा जो है लग रहा है कि आगे झुकी हुई है। जैसे ये 90 का है कोण, दिख रहा है ना, ये 90 कोण है। तो अगर पीछे लटक गई ये रेखा, पीछे झुक गई तो 90 से अधिक बन जाएगा। अगर ये रेखा 90 है और आगे लटक गई, ऐसे आगे झुक गई, तो क्या हो गई? 90 से कम हो गया। और अगर ये ऐसे हो गए तो फिर संपाती हो गया, मतलब शून्य कोण हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यून कोण शून्य कोण और 90 अंश के बीच होता है। ये संपाती हो गया, कोई कोण नहीं बन रहा है, जीरो कोण बन रहा है। ये 90 अंश का बन रहा है, समकोण बन रहा है, तो न्यून कोण तो इधर जाएगा नहीं, न्यून कोण इधर आएगा। तो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो तो न्यून कोण होगा, लेकिन अगर ऐसे हो जाएगा तो संपाती हो जाएगा, शून्य कोण हो जाएगा। तो जो न्यून कोण होता है, ये न्यून कोण की जो सीमा होती है वो 0 अंश से लेकर 0 अंश से 0 अंश, ऐसे लिखते हैं न्यून कोण के लिए कि 0 अंश से न्यून कोण क्या होता है? बड़ा होता है, और 90 अंश से क्या होता है? छोटा होता है। न्यून कोण जो होता है वो क्या होता है? 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 से लेकर 0 से और 90 के बीच में जो कोण बनेगा, ये बीच के बीच में वो शून्य कोण होगा, क्योंकि 0 और 90 के बीच में आपका 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 4 डिग्री है, 45 डिग्री है, 49 डिग्री है, 89 डिग्री है, 77.87 डिग्री है। तो जो 0 और 90 के बीच कोण होगा वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। इसके बाद आता है समकोण। तो समकोण अभी बताया है कि जो एकदम एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये दो रेखाएं हैं और एक दूसरे पे क्या है? लंब है। तो एक दूसरे पे जब लंब होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो वहां पे 90 अंश का कोण बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब केवल 90 अंश का कोण बने, केवल 90 अंश का कोण बने, ऐसे 90 अंश का कोण बने, तो ये रेखाएं क्या होती हैं? समकोण होती हैं। जैसे आप देखते हैं किसी चार दीवारी का दो दीवारें हैं, तो चार दीवारी की दो दीवारों कोनों के बीच में क्या बनता है? 90 अंश का कोण बनता है। जैसे आप देख पा रहे हैं ब्लैक बोर्ड का एक कोना जा रहा है, तो ये ब्लैक बोर्ड का जो कोना बन रहा है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ भी क्या बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जब केवल 90 अंश का कोण बने तो वो क्या होगा? समकोण होगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है?
अधिक कोण की सीमा होती है 90 से अधिक, 90 से अधिक हो और 180 से कम हो। अधिक कोण जो होता है वो क्या होता है 90 से अधिक होता है, 90 से अधिक, ये सिंबल दिखा रहा है कि 90 से अधिक है और 180 से कम है, 180 यहाँ बड़ा दिखा रहा है, तो अधिक कोण होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें आपसे कि 169 डिग्री कौन सा कोण है, 169 डिग्री शून्य कोण है, न्यून कोण है, सम कोण है या अधिक कोण है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा कि 169 डिग्री अधिक कोण है। क्या है, अधिक कोण। क्यों अधिक कोण है, क्योंकि जो 169 डिग्री है ये 90 से अधिक है और 180 से कम है, तो 90 और 180 के बीच यानी 179 भी रहेगा ना तब भी ये अधिक कोण ही होगा। क्या होगा, अधिक कोण ही होगा, क्योंकि 90 और 80 के बीच, 90 और 180 के बीच जो कोण बनता है वो बनता है अधिक कोण। इसके बाद हमारा आता है सरल या ऋजुरेखी कोण। तो केवल 180 अंश का जब कोण बनता है तो वो 90 अंश होता है। केवल 180 अंश का कोण बने तो क्या होगा, वो सरल या ऋजुरेखी कोण कहता है। सरल या ऋजुरेखी कोण की पहचान ये है कि इनके दोनों शीर्ष क्या होते हैं, स्वतंत्र शीर्ष, स्वतंत्र शीर्ष क्या होते हैं, इनके स्वतंत्र शीर्ष विपरीत होते हैं। सरल या ऋजुरेखी कोण में स्वतंत्र शीर्ष क्या होते हैं, विपरीत में उल्टा होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये रेखा है तो आप जानते हैं कि इसका एक कोना और एक कोना मिलेगा तब भी ये कोण बनेगा, तो एक शीर्ष मिल गया ना, कोण बन गया। अब इनके स्वतंत्र शीर्ष में होता है जो एक दूसरे से अलग है, वो क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो ये अगर इस दिशा में है तो इसका दूसरा शीर्ष देखिए इस दिशा में, ठीक है। जैसे हमारी हाथ की भुजाएं है तो हाथ की भुजाएं फैला रखे हैं तो हाथ का एक शीर्ष स्वतंत्र है और एक शीर्ष स्वतंत्र है, ऐसे दोनों दो दिशाओं में है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, 180 अंश का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 180 अंश का कोण बने और रेखाओं का शीर्ष स्वतंत्र हो, जैसे यहाँ पे एक रेखा इधर जा रही है और यहाँ से एक रेखा इधर निकल रही है, तो यहाँ दोनों रेखाओं का एक शीर्ष ज्वाइंट है तो यहाँ 180 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन इसका एक शीर्ष ये स्वतंत्र है और ये एक शीर्ष स्वतंत्र है और दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत दिशा में है। तो जब किसी रेखा के दोनों स्वतंत्र शीर्ष विपरीत हो और एक शीर्ष उनका एक शीर्ष यहाँ ज्वाइंट हो, एक शीर्ष उनका क्या हो, विपरीत हो और एक शीर्ष यहाँ पे ज्वाइंट हो, तो यहाँ पे 180 अंश का कोण बनेगा। अगला पॉइंट है हमारा बृहद कोण किसे कहते हैं। तो बृहद कोण के लिए देख लीजिए, 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम के कोण को हम लोग कहते हैं बृहद कोण। जैसे मान लीजिए 290 अंश, 181 अंश, 359 अंश। अगर हम पूछे तीनों कौन से कोण है तो तीनों को तीनों बृहद कोण है। क्या है, बृहद कोण है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 290 180 से अधिक है, 360 से कम है, 181 180 से अधिक है, 360 से कम है, 359 180 से अधिक है और 360 से कम है। ये तीनों को तीनों 180 और 360 के बीच में है, अतः ये तीनों बृहद कोण है। और अगला पॉइंट है हमारा संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण क्या होता है, केवल 360 अंश का कोण बने तो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई रेखा यहाँ पे है, यहाँ पे इसको ले लीजिए, इसको ये यहाँ पे मार्कर है, घड़ी की सुई है ना, घड़ी की सुई जब एक चक्कर लगाती है ना सेकंड वाली तो 360 का कोण बनाती है, अब मिनट वाली एक सेकंड लगाती है तो भी 360 बनाती है। तो अगर ये घूम करे ऐसे अब फिर से अपने दिशा में आ जाए तो यहाँ पे एक गोला बन जाएगा, यही गोला 360 अंश दिखाता है। तो इसीलिए इसको संपूर्ण कोण कहते हैं। जब कोई रेखा घूमकर पूरा वृत्त बना दे तो ये संपूर्ण हो गया, पूरा एक चक्कर हो गया। अब पूरा एक चक्कर हो गया तो ये 360 अंश के बराबर होता है। तो याद रखना है केवल 360 अंश के कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। तो आपने क्या जाना, आपने ये जाना न्यून कोण। न्यून कोण जो 0 अंश से 0 और 90 अंश के बीच होती है, उसके बाद आपने जाना समकोण। समकोण केवल 90 अंश होता है। इसी तरह से अधिक कोण,
जो 90 अधिक कोण, जो 90 अंश और 180 अंश के बीच हो। ऐसे ही सरल कोण जो 180 अंश हो। बृहद कोण जो 180 और 360 के बीच हो। संपूर्ण कोण जो 360 हो, केवल 360 हो। तो केवल 90 जब होगा तो समकोण होगा, केवल 360 होगा तो संपूर्ण कोण होगा, और केवल 180 होगा तो समद्विबाहुक कोण होगा। बाकी कोण इनके बीच में आएंगे, और केवल 0 डिग्री होगा तो शून्य कोण होगा। ये है कोणों के प्रकार। कोण कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं, हम इसके पाठ में बताया था और यहाँ भी बताया हमने शॉर्टकट में। तो ये हो गए कोणों के प्रकार, और ये कोण किनके बीच होते हैं ये आप जान गए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आकृतियों के प्रकार के बारे में। आकृतियों के प्रकार के बारे में, तो आकृतियों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जियोमेट्री पार्ट 1 में बताए थे आकृति किसे कहते हैं और कैसे बनती है, और कोण और आकृति में अंतर बताए थे। जैसे हम कहें कि ये कोण है कि आकृति है, तो आप कह रहे हैं कि ये आकृति है। आकृति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुला हुआ है, दिख रहा है। और जब यहाँ पे खुला हुआ है तो आकृति कभी नहीं हो सकती है। आकृति चारों ओर से बंद होती है। आकृति बनाना होगा, आकृति ऐसे होगी, चारों ओर से पूरी तरह से घिरी होगी। इसमें जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और इसमें जाने के लिए रास्ता है, इधर से कोई आ भी सकता है, इधर से जा भी सकता है। तो ये आकृति नहीं है, ये कोण है। लेकिन ये क्या है, ये आकृति है, इसमें कहीं भी जाने आने का रास्ता नहीं है। तो जो हर तरह से क्लोज हो, ये क्षेत्र पूरी तरह से तीनों तरह से या चारों तरफ से क्लोज हो, वो क्या होगी, आकृति होगी। तो यहाँ पे ये आकृति है, हमने जियोमेट्री पार्टों में बताया है इनके बारे में। और ये क्या है, हमारा कोण है। अब एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है कि ये आकृति है तो इसके अंदर कोण बन रहा है ना, पर ये कोण है तो इसके अंदर आकृति नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आकृति बड़ी होती है। आकृति क्या होती है, बड़ी होती है, और कोण क्या होता है, आकृति से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आकृति में कोण है लेकिन कोण में आकृति नहीं है। इस चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोण खुला हुआ हो सकता है, यहाँ कोण खुला हुआ है ना, लेकिन आकृति कभी खुली हुई नहीं हो सकती है। और जिनको ये कोण और आकृति का अंतर जानना है विस्तार से, वो हमारे चैनल पर जाकर और जियोमेट्री का पार्ट 1 देख ले, वहाँ पर क्लियर उनको कोण और आकृति में अंतर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे आकृतियों के प्रकार के बारे में। आकृतियों के जो प्रकार है वो जान लीजिए। आकृतियां मुख्यतः, आकृतियों के प्रकार, आकृतियों के प्रकार, आकृतियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहला समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां। दूसरा सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां। और तीसरा भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां, भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां। मतलब ये हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार का मतलब ये हुआ कि अलग अलग तरह के दिखने वाली आकृतियां। ठीक है, हम तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए, समरूप आकृतियां किसे कहते हैं। समरूप, इसका मतलब जानने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सम धन रूप, तो मिलकर बनेगा क्या, समरूप। समरूप, यहाँ ध्यान दीजिए, सम माने होता है एक समान या बराबर। सम माने क्या होता है, एक समान या बराबर। और रूप माने क्या होता है, एक तो शकल, नक्शा, शकल या नक्शा जो भी कह सकते हैं। और ये मिलाएंगे तो हो जाएगा एक समान नक्शा या एक समान रूप। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने समरूप को थोड़ा सा गणितीय विधि से तोड़ा, तो इसमें आ रहा है एक समान नक्शा, यानी एक समान नक्शा, एक समान प्लस नक्शा माने एक समान नक्शा, यानी एक समान रूप, समरूप, यानी जिनका रूप एक जैसा हो, चेहरा एक जैसा हो। मान लीजिए कि आप देखते होंगे अक्सर कि 2 भाई होते हैं, छोटा होता है बड़ा होता है, लेकिन दोनों का चेहरा एक से मिलता है, तो बोलते हैं ना कि दोनों एक जैसे हैं। तो जब
जब दिखने में एक जैसा हो, जब नक्शा क्या हो, एक जैसा हो, तो वह होता है समरूप। क्या होता है? समरूप। तो समरूप में अगर कोई उदाहरण लिया जाए, तो अगर आपसे कहा जाए कि एक ये वाला है त्रिभुज और एक ये वाला है त्रिभुज, यहाँ पे है 45 अंश, 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 यहाँ 90 अंश है और यहाँ पे 90 अंश है। अब हम कहें कि ये समरूप है, तो हाँ ये समरूप है। बताएंगे क्यों? क्यों समरूप है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, जैसा ये है वैसा ये है, तो ये दोनों क्या है? समरूप है। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि ये छोटे बड़े हैं तो समरूप कैसे होंगे? तो समरूप में इनकी साइज नहीं देखी जाती है। समरूप में साइज से कोई मतलब नहीं है, इनके छोटे और बड़े होने से कोई मतलब नहीं है। समरूप में बस आपको एक जैसा आकृति दिखनी चाहिए। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि आपको, और हम कहें कि एक मान लीजिए ड्यू ले लीजिए, पेप्सी वाला पीते हैं आप लोग, तो कभी कभी देखते होंगे कि पेप्सी का जो बोतल होता है एक ही तरह दिखता है, लेकिन दो साइज का होता है। एक पेप्सी का बोतल इतना बड़ा रहेगा और एक पेप्सी का बोतल इतना छोटा रहेगा, लेकिन दिखेंगे दोनों एक ही से। तो ये दिखने में एक जैसे है ना, तो ये समरूप है। क्या है? समरूप है। बेशक छोटे बड़े हो अलग चल जाएगा, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन दिखने में एक जैसे हो। जब दिखने में एक जैसे हो तो समरूप होंगे, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, उससे मतलब नहीं है। समरूप के लिए क्या जरूरी है? समरूप के लिए जरूरी है कोण। ये जो कोण है ना, अगर ये कोण बराबर है तो आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी। कोई भी दो आकृति है, दो से अधिक आकृति है, अगर उनके आपस में कोण बराबर है, चाहे भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो, भुजाओं की लंबाई कुछ भी हो, अगर उनके आपस में कोण बराबर है तो समरूप होंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई चित्रकार है और चित्र बनाता है, तो हूबहू अगर वो आपका शक्ल बना देगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके चेहरे का जो नक्शा है, जहाँ जहाँ जैसा जैसा एंगल है, वो जैसा जैसा आपकी शरीर का जो आकृति है, मुड़ाव है, उस मुड़ाव को सेम वैसा ही कर रखा है, इसीलिए वो आपकी आकृति बना दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके चेहरे के एंगल को एकदम वो बराबर रखा है। तो जब आप किसी चीज के एंगल को बराबर रखेंगे ना, तो सेम वैसे ही आकृति बनेगी जैसा कि आप चाहते हैं। तो अगर हम आपका चित्र बनाए, आपके चेहरे का चित्र बनाए, और अगर हम आपके चेहरे के हर एक एंगल को, आंख के एंगल को, मुख के एंगल को, नाक के एंगल को एकदम सेम रखे जैसा आपका है, तो एकदम आपका ही चित्र बनेगा। तो समरूप में क्या होता है? एंगल बराबर होता है। एंगल बराबर हो जाए तो आकृतियां समरूप हो जाएंगी, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे हम कहें कि 2 10 के नोट ले लीजिए, नहीं वाले, और दोनों 10 के नोट को लेके और मिलाइए, क्या वो समरूप है? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि दोनों का चेहरा एक जैसा है, लेकिन वो बराबर भी है। तो समरूप भी है और बराबर भी है, समरूप भी है और बराबर भी है। इसके बारे में अभी हम सर्वांश में बताएंगे। बताएंगे सर्वांश में बताएंगे कि जब आकृतियां बराबर होती है तब भी समरूप होती है, लेकिन वो समरूप जब होती है तो उनके पीछे एक सर्वांशम का नियम लागू हो जाता है। किसका नियम लागू होता है? सर्वांशम का नियम। तो आपको समरूप ध्यान रखना है। समरूप, समरूप में ध्यान रखिएगा, लंबाइयां बराबर हो भी सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन कोण बराबर होता है। समरूप में कोण बराबर होना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक आकृतियां हैं और उनके कोण आपस में बराबर हैं तो 100% समरूप होगी। यह है समरूप का कॉन्सेप्ट। जो बच्चे हाई स्कूल पढ़ते हो ध्यान से देखेंगे क्योंकि उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल का लेसन त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज समरूप और सर्वांशम पे आधारित है। अगर ये बेसिक नहीं समझे ना तो ये लेसन समझ में नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लेते हैं सर्वांशम। क्या लेते हैं? सर्वांशम। सर्वांशम। तो सर्वांशम में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सर्वांशम में इसको तोड़ेंगे ना तो सर्वधन अंग सम, सर्वधन अंग सम, अर्थात सर्व माने सभी, सर्व माने सभी, अंग माने भाग, असम माने बराबर या एक समान, बराबर या एक समान, अर्थात जिसके सभी भाग बराबर हो। 2 या 2 से अधिक आकृतियां हैं और उनके सभी भाग
जिसके सभी भाग बराबर हो, क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। अब सभी भाग बराबर का मतलब क्या हुआ जी? आप जानते हैं कोई भी आकृति होगी तो उसमें कोण होगा ना। अब कोण के साथ क्या क्या होगा? लंबाई भी होगा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा, नहीं होगा? तो अगर आप कोई भी चीज बनाते हैं और उसकी लंबाई बराबर है और कोण बराबर है तो उसके सभी अंग क्या है? बराबर। वही कह रहा है कि सर्व माने सभी, अंग माने भाग और सब माने बराबर, जिसके सभी अंग बराबर हो, अर्थात जिसके कोण एवं लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई जिसके कोण एवं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो तो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में 2 मार्कर है। अब हम कहें कि समरूप है तो पहले आप देख के बताइए दोनों एक जैसा दिख रहा है? दोनों एक जैसा दिख रहा है ना? तो दोनों एक जैसा दिख रहा है तो समरूप हो गया, एक समान नक्शा समरूप हो गया ना। और दोनों एक बराबर है ना, तो दोनों एक बराबर है तो क्या हो गया? सर्वांगसम भी हो गया, अर्थात इसके कोण और साइड दोनों बराबर है। कोण और साइड दोनों बराबर है। तो जब किसी आकृति की कोण और साइड दोनों बराबर हो तो सभी अंग बराबर माना जाएगा, और जब सभी अंग बराबर होगा तो सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। जैसे मान लीजिए सर्वांगसम के लिए हम लेते हैं उदाहरण, यहाँ पे सर्वांगसम के लिए हम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक ये वर्ग है और यहाँ पे एक ये वर्ग है। ये 3 सेमी लंबा है, ये भी 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 3 सेमी लंबा है और ये भी 3 सेमी लंबा है। अब आप जानते हैं कि वर्ग में चारों कोण कितने होते हैं? 90-90 के होते हैं ना। तो चारों कोण 90 अंश के हैं, इसके भी चारों कोण 90 अंश के हैं। तो आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि इनकी लंबाई या चौड़ाई 3-3 सेमी, इसकी लंबाई चौड़ाई 3-3 सेमी बराबर है और इनके अंदर का कोण भी 90-90 बराबर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? यहाँ पे हम देख रहे हैं कोण और लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है? बराबर है। तो जब किसी आकृति के या किसी विषय का कोण और लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो तो क्या होंगे? वो सर्वांगसम होंगे, क्योंकि उनके सभी अंग क्या है? बराबर है। जब सभी अंग बराबर होंगे तो सर्वांगसम होंगे। और समरूप में क्या था? उनके कोण का बराबर होना जरूरी था। समरूप में कोण का बराबर होना एकदम जरूरी था। कोण बराबर हो गया तो समरूप हो गया। यहाँ पे कोण बराबर है ना, कोण बराबर है तो समरूप हो गया। और लंबाइयां बराबर हो गई ना, लंबाइयां इनकी साइड बराबर हो गया तो ये सर्वांगसम भी हो गया। तो हमने आपको कहा था कि एक जैसा शक्ल बनाने के लिए कोण बराबर करना पड़ेगा और सर्वांगसम करने के लिए कोण के साथ साथ उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी बराबर करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं एक ही लंबाई के 2 भाई देखते हैं, उनकी लंबाई भी एक है और चेहरा भी एक है तो सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। और अगर उनका चेहरा एक है और लंबाई छोटी बड़ी है तो फिर वो समरूप होंगे। क्या होंगे? समरूप, क्योंकि चेहरा समान है ना तो समरूप होगा। लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है इसलिए वो समरूप होगा। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर है उनकी और चेहरा भी समान है तो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वांगसम में समरूप भी होता है, सर्वांगसम में समरूप भी होता है। ये सर्वांगसम है तो समरूप भी है, लेकिन ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। शिवम खड़े हो जाओ, बताओ कि ये समरूप है, सर्वांगसम क्यों नहीं है? ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी साइज बराबर नहीं है। देखिए अगर ये दिख रहा है बड़ा है, ये बड़ा दिख रहा है ना, ये छोटा दिख रहा है। कोण बेशक बराबर है 45-45, 90-90, कोण बेशक बराबर है इनके, लेकिन इनकी लंबाई यानी साइज बराबर नहीं है। तो इस केवल समरूप है। और ये समरूप और सर्वांगसम क्यों है? क्योंकि इनके कोण भी बराबर है और लंबाइयां भी बराबर है। 3 सेमी 3 सेमी 3 सेमी 3 सेमी 3 सेमी 3 सेमी, साइज बराबर हो गया और कोण भी बराबर है। तो जिसके कोण और साइज दोनों बराबर होंगे वो समरूप भी होंगे और सर्वांगसम भी होंगे, और जिसके केवल कोण बराबर होंगे वो केवल सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये चीज आप जान गए। तो सर्वांगसम और समरूप के बारे में आप जान गए होंगे अच्छी तरह से। अब आपसे हम कहें अगर कि 50-50 के 2 नए नोट हैं वो समरूप है कि सर्वांगसम है, तो आंसर क्या होगा? सर्वांगसम है। समरूप नहीं है, समरूप भी है। जो सर्वांगसम होगा वो समरूप भी होगा।
इसका तीसरा जो प्रकार था वो था भिन्न भिन्न आकृतियां। क्या था? भिन्न भिन्न आकृतियां। दो तो आप जान गए, अब भिन्न भिन्न प्रकार के आकृतियों के बारे में जान लें। जैसे यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक आयत है, यहाँ पे एक वृत्त है। अब आपसे कहें कि ये तीनों एक जैसे दिख रहे हैं, हेलो, ये तीनों एक नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना? तो तीनों एक जैसे नहीं है, मतलब क्या है? अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? अलग अलग दिख रहे हैं। ये तीनों के तीनों की आकृतियां क्या है? अलग अलग प्रकार की आकृतियां हैं। तो अलग अलग प्रकार की आकृतियों को हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां कहते हैं। जो आकृतियां अलग अलग प्रकार की दिखे, यानी अलग अलग दिखे, वो क्या होंगी? अलग अलग प्रकार की आकृतियां होंगी। जैसे मान लीजिए कि ये दो मार्कर है, ये क्या है? दो मार्कर है। हम कहें कि ये दोनों मार्कर समरूप है, इनका रूप समान है जी, एक जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, ये अलग दिख रहा है और ये अलग दिख रहा है, तो ये समरूप नहीं है। सर्वांगसम है? सर्वांगसम है ही नहीं। जब समरूप नहीं तो सर्वांगसम नहीं होगा, क्योंकि सर्वांगसम होगा तो सभी अंग बराबर ना होगा, तो एक जैसा दिखेगा और साइज बराबर होगा। इसका साइज तो बराबर है नहीं ना, दिख रहा है? ये बड़ा और ये छोटा है, साइज बराबर नहीं हुआ और समरूप भी नहीं है, तो ये सर्वांगसम समरूप कुछ भी नहीं है। ठीक वैसे ये क्या हो गया? अलग अलग हो गए। क्या हो गए? अलग अलग। तो जो अलग अलग दिखती है आकृतियां वो भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियां होती है। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे पतला इंसान है और एक यहाँ पे इसी के बराबर का एक मोटा इंसान है, ये मोटा इंसान है। अब हम कहें कि ये राम है, क्या है? ये राम है और ये मोहन है, दिख रहा है? अब हम कहें कि राम मोहन समरूप है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आकृति अलग अलग है, इनकी आकृति क्या है? अलग अलग है, और इनका जो साइज है वो भी अलग अलग